दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय में चर्चा करूंगा, जो आप थंबनेल देख रहे हैं इसमें एक दंपत्ति प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है। आखिर कौन है ये दंपत्ति और ऐसा क्या किया है इस दंपत्ति ने कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई देने के लिए अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया। लेकिन दोस्तों उससे पहले दो बातें आपसे करूंगा। पहली बात, आपको पता होगा आजकल भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों को बाहर निकलने की मांग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इन बांग्लादेशी शरणार्थी भारत के संसाधनों पर ही बोझ बने हुए नहीं है, बल्कि हमारी कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे रहे हैं और हमारे सामाजिक ढांचे को भी ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कभी मानवीयता की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश की गरीबी की बात करते हैं और कहते हैं कि इन बांग्लादेशी शरणार्थियों को जबरन भारत से ना निकाला जाए। खास बात क्या है कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध होता है तब वही लोग जो इन बांग्लादेशी शरणार्थियों को निकालने का विरोध करते हैं वो ईरान का समर्थन करते हैं और इजराइल का विरोध करते हैं। वो चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो और चाहे वो फलस्तीनी और ईरानी हो, इनके द्वारा जो इजराइल में आतंकी घटनाएं करी जाती हैं, इजराइल में नागरिकों को मारा जाता है, उसकी निंदा नहीं करते। लेकिन ईरान पर जब इजराइल हमला करता है तो ये इजराइल की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि भारत सरकार इन दोनों के बीच युद्ध में ईरान का साथ दे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं खास बात कि उसी ईरान ने 15 लाख ईरान अफगानी शरणार्थियों को, जिसमें छोटे बच्चे, गोद के बच्चे भी शामिल है, किशोर भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है और वृद्ध लोग भी शामिल है, इन 15 लाख अफगानी शरणार्थियों को लात मार के धक्का देकर इजराइल से बाहर ईरान से बाहर धकेल दिया और कहा है कि जाओ तुम वापस अपने अफगानिस्तान में रहो, हम आपको ईरान में नहीं रख सकते। लेकिन भारत के यही लोग जो भारत से बांग्लादेशियों को निकालने का विरोध करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी राय व्यक्त करते हुए ईरान का समर्थन करते हैं, इजराइल का विरोध करते हैं, ऐसे किसी भी शख्सियत का कोई सोशल मीडिया पर कमेंट, कोई पोस्ट, कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बयान मैंने नहीं पढ़ा कि उन्होंने ईरान सरकार की भी इस बात के लिए निंदा करी हो कि तुमने रातों रात 15 लाख अफगानी शरणार्थियों को लात मार कर धक्के देकर ईरान से बाहर क्यों धकेल दिया। सोचने की जरूरत है आप लोगों को, ऐसे लोग कौन हैं और हमें इनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमें इन्हें क्या समझना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर, एक फोटो और एक वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में है और मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वीडियो, ये फोटो, ये एक फोटो आप ध्यान से देख लें। मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से इस फोटो को पहचान गए होंगे कि आखिर ये कौन है। ये, इसका नाम है अनाया अवलानी और ये मूल रूप से भारत के नागरिक है और अमेरिका में जहां शायद इनके पेरेंट्स रहते हैं उनसे मिलने गई थी। 1 मई 2025 की घटना है। ये एक स्टोर में जाती हैं, वहां मॉल में जाती हैं, 7 घंटे तक ये मॉल के अंदर रहती है। कभी कोई सामान उठाती हैं, अपने टोकरी में रखती हैं, फिर रख देती हैं, इस तरीके की हरकत करती रहती हैं।
7 घंटे बाद ये स्टोर से बाहर निकलती हैं। इन्होंने स्टोर में बहुत सारा सामान लेकर अपने कपड़े से तैयारी से पहन के गई थी। ये कपड़ों के अंदर अपने अंडर गारमेंट्स में और तमाम जगह जो उन्होंने व्यवस्था वहां रखी थी उसमें छिपा लेती है, और ये बिना पेमेंट करे मॉल से बाहर निकलने का प्रयास करती है। लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, अंदर जो स्टाफ था उसकी निगाह में थी, और सिक्योरिटी गार्ड्स भी इनको लगातार वॉच कर रहे थे। उन्होंने इनको पकड़ लिया। इन्होंने जबरन बाहर निकलने का प्रयास किया और जबरन वहां से जाने का प्रयास किया, लेकिन इनको सुरक्षा गार्डों ने और वहां के स्टाफ ने पकड़ लिया और इनकी तलाशी ली, और करीब 1,10,000 भारतीय रुपए का मूल्य का सामान इनके कपड़ों के अंदर से पकड़ा गया। सिर्फ बात यह नहीं कि पकड़ा गया, पूरे अमेरिका के सोशल मीडिया पर भारत की बदनामी हो रही है, और भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका के लोग इस चोरी को लेकर और इस महिला को लेकर तमाम तरीके की भद्दी बातें कर रहे हैं कि भारतीय लोग ऐसे होते हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यहां आते हैं, इन पर सख्ती करनी चाहिए। एक तो वैसे ही जो पाकिस्तानी अमेरिका और ब्रिटेन में जाते हैं, ये आमतौर पर चोरी चकारी का धंधा करते हैं। चोरी करना, चकारी करना, डकैती डालना, लूट लेना, लोग ठग लेना, ये सारा काम करते हैं, और समाज में ये अपने आप को इंडियन बताते हैं। तो इन पाकिस्तानी नागरिकों की वजह से अमेरिका हो, ब्रिटेन हो और यूरोपियन देश हो, वहां भारतीय वैसे ही बदनाम है। लेकिन इस अनाया अवलानी जैसे महिलाओं की वजह से और ज्यादा बदनामी हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से दूर रहें, और ऐसे लोगों को भारत में भी लौट कर आने पर दंडित किया जाना चाहिए। जब ये अनाया अवलानी जो भी है, ये जब ये भारत वापस आए तो इनको भारत की छवि खराब करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और इनको दंडित किया जाना चाहिए इस एक महिला के कृत्य से। पूरे अमेरिका में रहने वाले महाराज वंशी, जिनकी ईमानदारी में कोई संदेह नहीं है, और जो अमेरिका में बड़ी मेहनत से रुपया पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनको बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी कहूंगा ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। और अब मैं आ जाता हूं आखिर अपने इस थंबनेल के इस वीडियो फोटो पर। इस थंबनेल में आप एक दंपत्ति को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के हाथ में एक फाइल है जो संभवतः कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई रिपोर्ट है जो वो देख रहा है। आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाया, और इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये है कौन, और इन्होंने ऐसा क्या करा, और फिर इस बात पर बात करूंगा कि क्या प्रधानमंत्री को इनसे मिलना चाहिए था, मिलकर अच्छा करा, या प्रधानमंत्री ने अपना समय व्यस्त किया। मैं आपको बता दूं कि इस दंपत्ति का नाम है योगेश सिद्धार्थ, और उनकी पत्नी है सुमिता सिद्धार्थ। ये जो दोनों बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के पास, ये पूना के रहने वाले हैं, योगेश सिद्धार्थ और सुमिता सिद्धार्थ, और ये भारतीय वायुसेना में एक सैन्य अधिकारी थे योगेश सिद्धार्थ। आपको पता होगा सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला रण क्षेत्र है, और सियाचिन में जो सैनिक रहते हैं आमतौर पर जब वो वहां पर भारत सरकार द्वारा फिक्स एक कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, जो जितने का भी है, 6 महीने का या 1 साल का, तो उसके बाद उनके शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कि उन्हें काफी दिनों का रेस्ट भी दिया जाता है, और भी
काफी लाभ दिए जाते हैं, और जिस दौरान वो सियाचिन में रहते हैं उस दौर में भी उनको विशेष रूप से बहुत सुविधा दी जाती है। इस सम्मेलन से अलग भी मैं 2-3 बार ऐसे सैनिकों से मिला हूं जो सियाचिन में जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया है, और खास तौर से एक सैन्य अधिकारी के बारे में कहूंगा कि वो मोदी सरकार के और मोदी जी के बहुत गुणगान कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने सियाचिन में। उन्होंने कहा कि सियाचिन को जाना नहीं चाहता, ईमानदारी की बात है। हालांकि हम सेना के सिपाही हैं, सेना के एक अनुशासित अधिकारी होते, हमें आदेश हो गया तो हमें जाना है, लेकिन अपनी इच्छा से कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत कड़ी ड्यूटी है और बहुत कड़ा अनुशासन है और बहुत प्रेशर है। और अब तक इन मोदी सरकार से पहले जो सरकारें रही वो सियाचिन में रहने वालों को सुविधाएं देने की बात तो बहुत करती थी, लेकिन सुविधाएं देती नहीं थी, और बड़ी मुश्किल से वहां पर वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब हर सैन्य अधिकारी, वो किसी भी रैंक का हो, वो सियाचिन जाना को तैयार है और उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बात कर रहा हूं इन योगेश सिद्धार्थ और सुमिता सिद्धार्थ की। ये भी वायुसेना में थे। इनको पता थी कि सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, वहां भारत के सैनिकों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, 20,000 भारतीय सैनिक हर समय सियाचिन रण क्षेत्र में रहते हैं। वहां पर जो एक बहुत बड़ी समस्या है जो 24 घंटे और 7 दिन की है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी का सामना वहां पर सैनिकों को करना पड़ता है, और इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से, हालांकि भारत सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करती है, और कई बार कुछ ऐसे सिलेंडर्स होते हैं, कुछ और ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें भारत के वो सैनिक जो सियाचिन में होते हैं हर वक्त अपने शरीर पर टांगे रहते हैं, वजनी भी होते हैं, और लेकिन उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेकिन ये सब कुछ अपने आप में बड़ा टिपिकल काम होता है। इन योगेश सिद्धार्थ और सुमिता सिद्धार्थ को ने इस बात का अध्ययन किया कि भाई सियाचिन रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए। हालांकि वहां पर बहुत खर्च होता है, लेकिन यदि वहां पर दुश्मन बैठ जाएगा तो भारत को रणनीतिक रूप से बहुत नुकसान होगा, और युद्ध में भारत को बहुत नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि एक सच ये भी बता दूं मैं आपको कि जब यूपीए की सरकार थी, यानी कि जिस सरकार को रिमोट के द्वारा सोनिया गांधी संचालित करती थी, सोनिया गांधी चाहती थी कि रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण ये सियाचिन पाकिस्तान को दे दिया जाए। पाकिस्तान चाहता था। ये पता नहीं मुझे कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान सरकार में ऐसी कौन सी गोपनीय डील थी, क्या पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी को दे रहा था कि जिसकी वजह से ये चर्चा थी मीडिया के अंदर, और आज भी है, कि सोनिया गांधी चाहती थी कि भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये सियाचिन पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन फिलहाल भारत के बहुत सारे सुरक्षा एजेंसियों, भारतीय सैन्य बलों के विरोध के कारण ये सियाचिन नहीं दिया गया। योगेश सिद्धार्थ लगातार इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि सियाचिन में इस ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। इन्होंने अब तक एक बात महसूस करी कि अभी तक जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी को
पूरा किया जाता है सियाचिन में, ऑक्सीजन की कमी तो पूरी की जा रही है, लेकिन पहली बात तो उस पर खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। हालांकि भारत सरकार खर्च कर रही है, लेकिन वो खर्चा बहुत ज्यादा है। दूसरी बात कि सैनिकों को अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा बोझ अपने शरीर पर रखना पड़ रहा है अपने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए। इन्होंने अध्ययन किया और ये इस नतीजे में पहुंचे कि एक ऑक्सीजन प्लांट सियाचिन पर लगाया जा सकता है, और उसकी कॉस्ट भी इन्होंने अध्ययन करा कितनी कॉस्ट होगी। आप तो जानते हैं कि नौकरशाही, लाल फीताशाही तो बहुत बदनाम है। सेना में समय समय पर बहुत रुष्टता भी हुई है। हालांकि जब से वाजपेयी सरकार आई, उन्होंने इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया और खासतौर से सैनिकों की कमियों को लेकर बहुत ध्यान दिया और लाल फीताशाही को हटाया। जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब भारत के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने उस नौकर रक्षा मंत्रालय के हर उस नौकरशाह को जो सियाचिन की योजनाओं पर रोड अटकाता था, उसको सियाचिन भेज दिया करते थे कि जाओ जरा एक बार सियाचिन होकर आओ और देखो कि वहां पर हमारे सैनिक कितनी कठिनाइयों में जीते। खुद भी जॉर्ज साहब बहुत बार सियाचिन गए, उसके बाद और भी लोग गए। तो इन योगेश सिद्धार्थ जी इस नतीजे में पहुंचे कि वहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता है, और यदि इस ऑक्सीजन प्लांट को लगा दिया जाए तो भारत के जो वहां सैनिक हैं उनके ऑक्सीजन को, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाएगी और ऑक्सीजन की कमी से जूझते हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। अब इनको ये पता था कि यदि ये मैं प्रपोजल सरकार को दूंगा, यदि मैं सरकार से कहूंगा, रक्षा मंत्रालय को ये अपने प्रस्तुति दूंगा, तो पता नहीं नौकरशाही कब मंजूरी दे और कब मंजूरी ना दे और कॉस्ट को कितना बढ़ा दे। तब इन्होंने एक ऐसा निर्णय करा जिस निर्णय की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको आमंत्रित करने का और इनको बधाई देने का फैसला करा। जब ये रिटायर हो गए तो इन्होंने देखा कि इनके पास अब तक जितनी भी बचत के रूप में जमा बचत है और जितने इनकी पत्नी के पास गहने हैं, यदि उन पत्नी के गहनों को बेच दिया जाए और अपने पूरे जीवन की बचत को मिला दिया जाए तो उस राशि से सियाचिन में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता है। और यदि वो ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाए तो वहां पर जो भारत के 20,000 सैनिक हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। और मैं आपको बहुत खुशी के साथ यह बता रहा हूं कि योगेश सिद्धार्थ और सुमिता सिद्धार्थ, इस पुणे निवासी दंपत्ति ने, जो योगेश जी भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए, इन्होंने तय करा कि मैं अपनी पत्नी के सारे गहनों को बेचूंगा। इनकी पत्नी ने मंजूरी दे दी इस बात की कि आप सियाचिन के सैनिकों की समस्या का समाधान करने के लिए यदि मेरे गहने भी बेच देते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनके गहने बेचे गए और इन्होंने अपने जो भी इनके पास पैसा जमा था वो कुल मिलाकर करीब 1,25,00,000 रुपए बैठते थे, और 1,25,00,000 रुपए में मात्र सियाचिन में वो ऑक्सीजन प्लांट लग सकता था। सोचिए, सरकार के लिहाज से बहुत बड़ी रकम नहीं है, हालांकि एक दंपत्ति के लिहाज से ये धन का भंडार है, क्योंकि उनके पास सब कुछ यही था जो उन्होंने पूरी नौकरी में कमाया, जो बचाया और जो भी उनके गहने थे। उस 1,25,00,000 रुपए से इस दंपत्ति ने सियाचिन में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करा दिया, और इस तरीके से वहां पर भारत के 20,000 सैनिक जो 24 घंटे भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए
तमाम खतरों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनके ऑक्सीजन की कमी को दूर कर दिया। दोस्तों, जब भारत के प्रधानमंत्री को ये पता लगा तो उन्हें बेहद आश्चर्य दो बातों का हुआ कि एक तो 1,25,00,000 रुपए में वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता था, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने कभी भी यह नहीं सोचा। और दूसरी बात, एक दंपत्ति जिसने अपनी पूरी नौकरी के जीवन के जमा को और अपने पत्नी के गहनों को बेच दिया और उस पूरी राशि को इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगा दिया, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दंपत्ति योगेश सिद्धार्थ और सुमिता सिद्धार्थ को आमंत्रित किया। मैं आप सब लोगों की ओर से और चर्चा का विषय इस चैनल की ओर से इस दंपत्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रशंसा करूंगा अब भारत के प्रधानमंत्री की भी। इसलिए करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के शेष प्रधानमंत्रियों में यही एक फर्क है। पहले हमने अधिकांश, सबको तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश, चाहे उसमें जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, अधिकांश प्रधानमंत्रियों को हमने ये देखा है कि इन्होंने कभी भी देश की विभूतियों को सम्मानित नहीं किया। उनसे मिलने का समय इनके पास नहीं हुआ करता था। अपने शौक पूरे करना, अपने रिश्तेदारों से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना और राजकाज करना, बस यहीं तक ये लोग सीमित रहे। और यहां तक कि भारत सरकार के जो विशेष पुरस्कार हुआ करते थे, चाहे वो पद्म पुरस्कार हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे वो पद्म विभूषण हो और चाहे भारत रत्न हो, वो पुरस्कार भी देते समय बहुत कम मौके ऐसे आए जब भारत सरकार ने लोगों की योग्यताओं को मापदंड बनाया। अधिकांश मामलों में, सब में नहीं, अधिकांश मामलों में संबंधों को, लॉबिंग को मापदंड बनाया। और तो और कांग्रेस की सरकारों ने भारत के सम्मानित पुरस्कारों को बांटते समय एक ऐसा मापदंड भी बनाया गया, जो लोग भारत में हिंदू विरोधी मानसिकता के थे, जो फिल्मी कलाकार, साहित्यकार, तथाकथित साहित्यकारी कहूंगा, अर्धनग्नता को भारत में बढ़ावा देते थे, फिल्मों के नाम पर उन्होंने भारत में हिंदुओं के बीच में वैमनस्यता फैलाई, हिंदुओं के खिलाफ वैमनस्यता फैलाई, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को जुल्मी करार दिया और अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने कहानी, अपने व्यंग, अपने साहित्य के माध्यम से भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करा और भारत में उन विदेशी आक्रांताओं को पूजने वाले या उनके अनुयायियों को हमने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने वाला दिखाया। ऐसे लोगों को कांग्रेस की सरकारों ने सम्मानित किया। आपने फिल्म इंडस्ट्री में, मैं तो बहुत कम फिल्में देखता हूं, चाहे आपने फिल्म इंडस्ट्री में तमाम ऐसी फिल्में देखी होंगी। एक ही फिल्म आपको बता दूं, शोले। बदनाम कौन था? ठाकुर साहब थे। और सहायता किसने करी वो आपने देखा होगा। आपने अमर अकबर एंथनी देखी होगी। बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें दिखाया गया कि साहब ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार करे, ठाकुरों ने बहुत अत्याचार किए, भारत के सवर्णों ने बहुत अत्याचार किए। ऐसे फिल्मकारों को, ऐसे फिल्म अभिनेताओं को, ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। जिन लोगों ने भारत के खिलाफ लिखा उन्हें सम्मानित किया गया।
और ऐसे लोगों को ही भारत में विशिष्ट दर्जा दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सबसे अलग है। और आपने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के तमाम पुरस्कारों को उठाकर देखा होगा, उनका यह प्रयास रहता है कि मैं समाज के उस तबके को पुरस्कृत करूं जो गरीब है या जो वास्तविक साहित्यकार है और अपने घर में बैठा बिना किसी प्रसिद्धि की चाहत के समाज की सेवा कर रहा है, समाज की अच्छाइयों तक बोध करा रहा है, समाज में भाईचारा बढ़ा रहा है, आतंकियों को आतंकी कहने की हिम्मत दिखा रहा है, आक्रमणकारियों को आक्रमणकारी की कहने की हिम्मत दिखा रहा है। चाहे आपने वो कानपुर की वो मुस्लिम महिला हो जो तमाम अपने एक ऐसे ही अपने इलाके की तमाम गरीब महिलाओं को समृद्ध करने का प्रयास कर रही थी, चाहे वो उड़ीसा के ऐसे लोग हो जो एक झोपड़ी में रहते थे और साइकिल से चलकर दूर दूर तक लोगों की सेवा करते थे, और भी तमाम ऐसे भारत, यदि आप प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के पुरस्कारों को उठा के देखेंगे तो वो ऐसे लोगों को पुरस्कृत करते रहे। और इसी कड़ी में जब उन्हें पता लगा कि भारतीय वायुसेना में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं और अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि भारत के सैनिकों की सुविधा के लिए अपने जीवन की सारी बचत और अपने पत्नी के गहनों को समर्पित कर दिया और एक ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। उन्होंने उनको बधाई देने के लिए अपने प्रधानमंत्री निवास पर आमंत्रित किया और उनको बधाई दी। मैं प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि वो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने से समाज में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको हौसला बढ़ता है। जब आप उनके काम को रिकॉग्नाइज करते हो तो उनमें हिम्मत बढ़ती है और काम करने की। मैंने और भी ऐसे कई लोग नोट कर रखे हैं जिनको मैं समय समय पर आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के चर्चा के विषय में इस चर्चा को समाप्त करते हुए सिर्फ यही कहूंगा, हमें बहुत गर्व है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो वास्तविक लोगों को जो पुरस्कार योग्य होते हैं उन्हें पुरस्कार देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेवा करते हैं लेकिन अनाम होते हैं, उनकी जानकारी में जैसा ही आता है उन्हें बुलाते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा काम है और मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। और मैं इस वीडियो को समाप्त करते हुए योगेश सिद्धार्थ और सुमिता सिद्धार्थ इस दंपत्ति को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कहूंगा, भारत के इन 140 करोड़ लोगों में से कम 100 करोड़ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्हें आपके ऊपर गर्व है और जो आपको बधाई देते हैं। लेकिन 40 करोड़, मैं बिल्कुल वो लाल लपेट वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 40 करोड़ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इन बातों से मतलब नहीं है। फिलहाल आज चर्चा के विषय में बात यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। और चलते चलते आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।